म्यूकोसा लेयर। सबने बना लिया? चलो अब सुनो बेटा, जो इसमें पॉइंट है सुनना इधर। अगर बेटा हम लोग स्टमक के बारे में बात करें तो सबसे पहला पॉइंट ये है, स्टमक ऑफ ह्यूमन इज जे शेप, प्रेजेंट इन अपर लेफ्ट पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी या एब्डोमेन। और कहाँ होता है अपर पार्ट में? जस्ट बिलो द डायफ्राम। हो गया। अगली चीज़, इट इज़ वाइडेस्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव कैनाल। डाइजेस्टिव कैनाल का सबसे वाइड पार्ट ब्रॉड पार्ट होता है। देखो इसोफेगस, उसके आगे इंटेस्टाइन देखो कितनी पतली है, ये बीच में क्या है? वाइडेस्ट पार्ट है। ठीक। और इट इज़ मस्कुलर पाउच लाइक स्ट्रक्चर। मस्कुलर थैली होती है। कैसी होती है? मांस की बनी हुई थैली होती है, पाउच होती है, मस्कुलर पाउच लाइक स्ट्रक्चर। अब सवाल है कि अगर मस्कुलर है तो ये वॉलेंट्री है कि इनवॉलेंट्री? वॉलेंट्री है कि इनवॉलेंट्री? थोड़ा बताओ। इनवॉलेंट्री। ये 100% इनवॉलेंट्री है, यहाँ पर वॉलेंट्री का कोई लेना देना नहीं है। अगर यहाँ थोड़ा बहुत वॉलेंट्री होता तो हम लोग कंट्रोल कर सकते कि भाई आज खाए हैं, कल डाइजेस्ट करेंगे, कल व्रत है, थोड़ा एनर्जी मिलती रहे। ऐसा तो कर नहीं सकते। कल सिक्रीशन करेंगे, ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं ना। ये कैसा है? इनवॉलेंट्री। 100% मतलब स्टमक की वॉल किसकी बनी होती है? इनवॉलेंट्री मसल्स की बनी होती है। ठीक। अगली चीज़ देखना बेटा। अब खाली पेट को अगर देखें, खाली पेट में हमें लॉन्गिट्यूडनल उभार दिखते हैं, जिन्हें हम कहते हैं गैस्ट्रिक रुगी। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक रुगी बोलते हैं। ये रुगी किस में हेल्प करती है? चर्निंग ऑफ फूड। किस में हेल्प करती है? चर्निंग ऑफ फूड। भोजन को चर्न करने में हेल्प करती है, ग्राइंड करने में हेल्प। वैसे हम लोग माउथ में चबा चबा के ही लाए होते, फिर भी इसको तोड़ते। अब एग्जामिनर कभी भी एक सवाल पूछ ले, अभी तक जितना हमने पढ़ा है, भोजन को चबाने से अथवा स्टमक में चर्निंग करने से फ़ायदा क्या होता है? चर्निंग ऑफ फूड से फ़ायदा क्या होता है? जी वो तो बेटा हम चबा लेंगे तो भी कार्बोहाइड्रेट ही रहेगा। दिमाग यूज कर रही लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं रही बच्चे। थोड़ा और सोचो, मिल जाएगा आंसर। बेटा इतना ही भी बड़े नहीं होते भोजन, हम चबा चुके होते, छोटे होते जा सकते हैं। लेकिन बेटा मैं आपको बता दूं, भोजन को मैस्टिकेट करने से, चबाने से और चर्निंग करने से सबसे असली चीज़ जो हमें मिलती है हमारे डाइजेशन के लिए, वो मिलती है कि मैस्टिकेशन एंड चर्निंग ऑफ फूड इंक्रीजेस सरफेस एरिया। अब जैसे ये डस्टर है, इसका आप सरफेस एरिया निकालो, केवल 6 फेस का एरिया जोड़ोगे, लेकिन बीच में तोड़ दे तो 2 छोटे छोटे फेस बढ़ जाएंगे, और तोड़ दे और बढ़ जाएंगे, और तोड़ दे और बढ़ जाएंगे। जैसे जैसे छोटा होता जाता है सरफेस एरिया बढ़ता चला जाता है। सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होता है कि एंजाइम आसानी से अटैक कर सकता है और उसको डाइजेस्ट कर सकता है। मतलब मैस्टिकेशन एंड चर्निंग ऑफ फूड इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑन फूड। यही कहानी आगे मिलेगी फैट के डाइजेशन के समय। याद रखना, चबाने से, चर्निंग से सरफेस एरिया बढ़ता है, जिससे एंजाइम को एक्शन करने में आसानी मिले। हो गया। अगली चीज़ कि स्टमक जो होता है, जहाँ पे लाइन दिख रही है वहाँ पे आप देखो किनारे किनारे एक म्यूकोसल लेयर दिख रही है। ये म्यूकोसल लेयर खाली पेट को प्रिवेंट करती है डैमेज होने से, या जब कभी HCl वगैरह निकलता है उसको भी HCl के हार्मफुल इफेक्ट से बचाती है। अच्छा इफेक्ट तो आप पढ़ोगे डाइजेशन में इसके, लेकिन हार्मफुल इफेक्ट से बचाती है। अगली चीज़ बेटा, अगर स्टमक को, ह्यूमन स्टमक को हम देखें तो जे शेप होने के साथ साथ 4 रीजन में डिवाइड होता है, 4 रीजन्स में। कार्डियक, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस। हो गया।
बेटा कार्डियक में कुछ ग्लैंड्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं कार्डियक ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं? कार्डियक ग्लैंड्स। हो गया। फंडस इज अपर पार्ट, सबसे ऊपरी भाग देखो, सबसे ऊपर इसका लेवल देखो, कार्डियक से ऊपर है, ये अपर पार्ट होता है। फर्स्ट पार्ट ये होता है लेकिन अपर पार्ट ये होता है। हो गया, ध्यान देना इस बात को। सबका सिक्रीशन ही है, बता रहा हूँ बेटा। कार्डियक की जो ग्लैंड होती है केवल और केवल म्यूकस निकाल रही होती हैं, इनसे डाइजेस्टिव एंजाइम वगैरह। लेकिन जो इधर वाली ग्लैंड होती है, जो जहाँ पर हमारी वो निकलती है, क्या कहते हैं, पेप्सिन वगैरह, वो पेप्टिक ग्लैंड होती है, और पेराइटल ग्लैंड होती है, और गॉबलेट से म्यूकस वाली ग्लैंड्स भी होती हैं। ठीक, लेकिन आपको कभी ये कार्डियक वगैरह अलग से नहीं पूछे जाते, सिर्फ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पूछे जाते हैं। ठीक, ध्यान देना। अब जो पाइलोरस है बेटा, इसमें एक सवाल आपका बना बनाया होता है पीएमटी में कि पाइलोरस या पाइलोरिक पार्ट ऑफ स्टमक लीड्स इन ड्यूडेनम और स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक, दिस इज, या इनका जंक्शन, देयर जंक्शन इज गार्डेड बाय, या पाइलोरिक पार्ट ऑफ स्टमक लीड्स इन इंटेस्टाइन थ्रू, आंसर यही होगा, पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर के थ्रू लीड करेगी, या दोनों का जंक्शन गार्ड कौन करेगा? पाइलोरिक स्फिंक्टर करेगा। ये सवाल पूछा जाता है, ये तो बना बनाया सवाल है, ये आता है। ठीक, अब एक चीज़ और, पाइलोरस जो होता है ये आगे ब्रॉड होता है, फिर नैरो हो जाता है। ब्रॉड पार्ट को पाइलोरिक एंट्रम कहते हैं, नैरो पार्ट को पाइलोरिक कैनाल कहते हैं। 2002 में, हाँ 2002 में, हाँ 2003 में ऑस्ट्रेलिया के एक डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर वॉरेन, उनको नोबेल प्राइज़ मिला था स्टमक में काम करने की वजह से। पहले हम लोग पढ़ते थे गैस्ट्रिक अल्सर हो गया, पेट में अल्सर हो गया, पेट में कैंसर हो गया, उसका मेन रीज़न नहीं लोगों को पता था। तो उन्होंने अभी बताया कि जो पाइलोरिक पोर्शन है, यहाँ पर बेटा बैक्टीरिया आ जाता है, जो यहाँ मरे नहीं बैक्टीरिया यहाँ आ गए। ये क्या करते हैं बेटा, जैसे फर्श होती है ना, हमारे मकान की फर्श होती है, आजकल हम तो लोग टाइल्स और पत्थर लगवाते हैं, पहले आज के 40 साल पीछे आप जाओ तो अभी गांव में, अब तो शायद ही होगा, लोग क्या करते, सीमेंट वाली फर्श बनाते थे ना। उसमें कभी कभी क्या होता था, हल्का सा उभार आ जाता था, फट फट की आवाज़ आती, वहाँ से फट जाता था। उसी तरह पाइलोरिक में हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, क्या नाम है बैक्टीरिया का? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, वो यहाँ आ जाते हैं और इस लेयर को ख़राब करने लगते हैं, और ये लेयर कमज़ोर होने की वजह से HCl के इफेक्ट से यहाँ घाव हो जाता है। क्या हो जाता है? घाव हो जाता है, वो कहा जाता है अल्सर या घाव, और दैट लीड्स कैंसर। ये कैंसर लीड करता है। ये बता दिया, आपके सिलेबस का नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ। पाइलोरिक में जो स्टमक में कैंसर वगैरह मिलते हैं, गांठ वगैरह मिलती हैं, उसके लिए ज़्यादातर जिम्मेदार कौन है? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, अर्थात को जिम्मेदार है बैक्टीरिया। समझिए बात? चलो लिखते हैं, लिखो लिखो। स्टमक इज J shape muscular pouch like structure. J shape muscular pouch like structure. It is widest part of digestive canal. It is widest part of digestive canal. इसमें बेटा स्टमक के सवाल होंगे। हो गया? देखो, स्टमक is present
in upper left part of abdomen, upper left part of abdomen just below diaphragm, डायफ्राम के ठीक नीचे एब्डोमेन के अपर लेफ्ट पार्ट में होता है। हो गया? आगे स्टार पॉइंट बना के stomach is comprised of involuntary muscles, हो गया? लाइन चेंज करके लिखना। In human, stomach is differentiated into कार्डियक या कार्डियक पार्ट, जिसे कार्डिया कहते हैं हम लोग, कार्डियक पार्ट, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस। बेटा ध्यान देना, फंडस थोड़ा ऊपर होने की वजह से यहाँ भोजन पूरी तरह से फिल नहीं हो पाता। ऊपर है ना, तो भोजन यहाँ गिर रहा है, वो यहाँ जा नहीं पाएगा। ठीक, याद रखना। चलो आगे लिखते हैं। लिखो पाइलोरस, ओपन इन duodenum of small intestine, duodenum of small intestine थ्रू, किसके थ्रू? बिल्कुल सही, पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर हो गया? लिख लिया? नहीं बेटा, ये ऐसा होता है सर्कुलर मसल का, ये पाइप में जैसे अटैच होता है ऐसे दब जाता है। ठीक, अब मैं आपको बता दूं, जब बेटा तुमने पूछा है ऐसे है, जैसे यहाँ स्फिंक्टर है तो यहाँ चीज़ें हैं। दूसरा ये क्या करता है, ये हमेशा ऐसे रहता है, ऐसे दबा रहता है। हाँ, जब भोजन पास करेगा तो यूँ फैल जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा। ये हमेशा बैक फ्लो को रोकता है। ठीक, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे वाइड हो गया तो ऐसे भी हो सकता है। लेकिन अगर हम यहीं पर वॉल्व की बात करें तो वो क्या होते हैं, कुछ इस तरह होते हैं। जैसे मान लो ऐसे ट्यूब है कोई, तो वो ऐसे होते हैं। जैसे मान लो ये वॉल्व है तो ये ऐसे इधर दबेगा, इधर ऊपर जा ही नहीं सकता, ऊपर से अड़ जाएगा। हाँ, अच्छा नहीं दिखा। जैसे मान लो ये वॉल्व है, ऐसे दबता है तो ये मान लो यहाँ अड़ा हुआ, तो ये नीचे दबेगा लेकिन ऊपर नहीं है। यूनि डायरेक्शनल होता है। लेकिन स्फिंक्टर कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। ये आपका मुद्दा नहीं है, आपको मुद्दा होता कैसे, सर्कुलर मसल का बना होता है। ठीक, क्योंकि स्फिंक्टर के साथ डायलेटर होता है। स्फिंक्टर ऐसे करता है, डायलेटर ऐसे करता है। ठीक, ये मसल्स में बताएंगे, वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी बता दिया जाता है। लिख लिया? कहाँ थे हम लोग? अच्छा, लीड से, हाँ, पाइलोरिक स्फिंक्टर के जरिए लीड करते हैं। बेटा ये तो इंसान की बात कर ली। अब ग्लैंड व्लैंड में जाने के पहले एक स्टार पॉइंट लिखना। इन कैटल्स, कैटल समझते हो ना? हाँ, जो जानवर पालते हैं हम लोग। इन कैटल्स कंपाउंड स्टमक इज फाउंड, कंपाउंड स्टमक इज फाउंड, कंपाउंड स्टमक इज फाउंड
फाउंड विच मतलब जो, इज कंप्राइज्ड ऑफ या कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर्स। यहाँ मैंने 4 रीजन लिखवाया था, वहाँ 4 चैम्बर्स हैं अलग अलग, 4 चैम्बर्स। बेटा चैम्बर हमेशा दीवार से आइसोलेटेड होते हैं, यहाँ पर हमने 4 रीजन बना दिया, एक वो वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। वहाँ पे वॉल होगी, पूरा कवर्ड होगा, केवल एंट्री दरवाजे होंगे हैं हार्ट में। हाँ बंद होता है, बस एक एंट्री रास्ते होंगे। इधर ध्यान देना, कौन कौन? र्यूमेन लिख रहा हूँ बेटा, देख लेना। कुसुम, रेटिकुलम, ओमेशम एंड एबोमेशम। ओमेशम एंड एबोमेशम। अब बेटा ध्यान देना, इसमें एक चीज़ और, एबोमेशम जो होता है ट्रू स्टमक होता है, इसके ब्रैकेट में लिख लो ट्रू स्टमक। ट्रू स्टमक क्यों? क्योंकि यहीं पे डाइजेस्टिव ग्लैंड वगैरह पाई जाती है। ट्रू स्टमक हो गया। एक आगे और लिखना लाइन चेंज करके, ओमेशम इज एब्सेंट इन, ओमेशम इज एब्सेंट इन, कहाँ एब्सेंट होता है? किसमें? ह्यूमन। बेटा ह्यूमन का तो है ही नहीं ना, जिन जानवरों में होता है वहाँ की बात होगी। अब एब्सेंट इन कैमल एंड डियर, ऊंट और हिरन, कैमल एंड डियर। बेटा हम ये कैटल की बात कर रहे हैं, हमें ये जानना है किस कैटल में नहीं होता। तो हाँ चारों नहीं होते, मान लिया तुम्हारी बात, मैं तो सिर्फ इसकी बात कर रहा था। ठीक, एब्सेंट इन कैमल एंड डियर हो गया। चलो बेटा एक बात और बता दे, ये जो ये वाले पोर्शन हैं इनमें बेटा क्या होता है, सिम्बायोटिक कंडीशन मान लो या कॉमन सेल मान लो, आर्की बैक्टीरिया पाए जाते हैं, मेथिनोजेन और मेथिनोबैक्टर। वो आपको बताया जाएगा। वो क्या करते हैं, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, और वही बैक्टीरिया उनके गाय भैंस के गोबर के साथ बाहर आते हैं। जब उनको हम बायोगैस प्लांट में डालते हैं तो वही बैक्टीरिया वहाँ गोबर से बायोगैस या गोबर गैस बनाते हैं। वही वाले बैक्टीरिया जो यहाँ पे सेलुलोज में हेल्प कर रहे हैं, वही वहाँ गोबर गैस बनाते हैं। ये पूरा का पूरा आपके सिलेबस में ये भी है, जो बैक्टीरिया का नाम है 2nd चैप्टर में है, जो गोबर गैस है वो +2 में, लेकिन है सारा। हो गया, इतना लिख लिया। चलो अब हम लोग आगे लिखते हैं। चलो बेटा हम लोग डाइजेशन, इसका डाइजेशन इन स्टमक करेंगे कल। ठीक।